अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं, और हमने इसका बेसिक लेआउट भी देखा था। तो रिव्यू में देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक्सेल में मेन्यू बार क्या होता है और एक्सेल में टूल बार क्या होता है। मेन्यू में एक्सेल के जो मेन्यू हैं बहुत सारे वो होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा और बहुत सारे। इसके अलावा हर मेन्यू में बहुत से टूल्स होते हैं और जहाँ पे ये टूल्स होते हैं उस एरिया को हम उस सेक्शन को बोलते हैं टूल बार। और हमने देखा था कि किस तरह मुख्तलिफ़ टूल मुख्तलिफ़ तरह के काम सर अंजाम देते हैं। आज हम सीख रहे हैं एड्रेस बार और फार्मूला बार को, कि एड्रेस बार क्या होता है और फार्मूला बार क्या होता है। दोस्तों, हमने देखा था कि एक्सेल की एक वर्कशीट बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होती है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। जब हम किसी एक सेल को क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस एक ख़ास जगह पे शो होता है और उस जगह का नाम एड्रेस बार है, जहाँ पे एक सेल का एड्रेस दिखाई देता है कि ये कौन सा सेल है जिसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसका एड्रेस जहाँ पे शो होता है उस जगह को हम बोलते हैं एड्रेस बार। जैसे इधर हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें 3 लिखा हुआ है, तो एड्रेस बार में इसका एड्रेस लिखा हुआ है D10। तो ये जहाँ पे D10 लिखा हुआ है ये एड्रेस बार है। हमने पहले भी सीखा है कि जो सेल का एड्रेस होता है वो सेल के कॉलम और रो नंबर पर मुश्तमिल होता है। सेल का कॉलम क्या होता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स की वर्टिकल अलाइनमेंट है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम्स की तादाद भी मैंने आपको बताई थी और रोज़ की तादाद भी बताई थी। यहाँ पे जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो है D कॉलम में और सेल का नंबर है रो का नंबर है 10। तो इस तरह जो सेल का एड्रेस बन रहा है वो है D10। उसके बाद हम देखेंगे फार्मूला बार को। फार्मूला बार क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सेल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन में फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज के बगैर कोई भी कैलकुलेशन नामुकम्मल होती है। अब इस सेल में हमने एक फार्मूला लगाया हुआ है और फार्मूला बार में वो फार्मूला शो हो रहा है कि फार्मूला क्या लगाया हुआ है हमने, सम, और ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है D1 to D9। अब सम कर रहा है, सम का मतलब है जमा, तो जमा कर रहा है D1 से D10 तक, D1 से D9 तक जितने सेल्स हैं उन सब को वो जमा कर रहा है। D1 में वैल्यू जो दी गई है वो 1 है और D3 में हमको वैल्यू दी गई है वो 2 है। बाकी सारे सेल्स एम्प्टी हैं, तो एम्प्टी सेल्स को वो ऑटोमेटिकली इग्नोर करके जो सेल्स में वैल्यू दी गई है उनको जमा करके हमको रिज़ल्ट दे रहा है। और कहाँ दे रहा है, जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है। हमने फार्मूला लगाया हुआ है D10 में। D10 में हमने लिखा हुआ है इक्वल टू सम इंटू D1 D9। तो D1 से D9 तक जितने भी सेल्स हैं उनमें जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करके वो हमको आउटपुट दे रहा है D10 के अंदर। तो इस जगह को हम फार्मूला बार बोलते हैं, जहाँ पे फार्मूला शो कराया जाता है। जब किसी सेल में फार्मूला लगाया गया होता है तो हम उस सेल को जब सिलेक्ट करते हैं तो फार्मूला बार में उसका फार्मूला और एड्रेस बार में उसका एड्रेस शो होता है। अगर सेल में फार्मूला ना लगाया हो तो फार्मूला बार में कोई भी चीज़ शो नहीं होती। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं, आगे हम अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट क्या है, सेल में टेक्स्ट की अलाइनमेंट। सेल को, एक सेल में जो टेक्स्ट है उसको किस लेवल पे रखना है, किस साइड पे रखना है, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आती हैं। तो सेल में जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको हम लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं, राइट अलाइन भी कर सकते हैं और मिडल अलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेल की अलाइनमेंट है क्या। अब देखिए, हमने मुख्तलिफ़ सेल्स में टेक्स्ट लिख रखा है फ्री लर्निंग का। मुख्तलिफ़ सेल्स में जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी लोकेशन थोड़ी चेंज है। देखें, सबसे पहले देखें, पहले सेल में लिखा हुआ है फ्री लर्निंग, तो वो देखें बिल्कुल नीचे है और है भी लेफ़्ट साइड पे। दूसरे सेल में लेफ़्ट साइड पे है लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं है और ऊपर भी बिल्कुल नहीं है, वो दरमियान में है। और जो थर्ड सेल में हमने लिखा हुआ है फिर वो है
सबसे ऊपर है और लेफ़्ट की तरफ है। फिर दरमियान वाली लाइन में सारे टेक्स्ट जो है ना दरमियान में हैं और उनकी टॉप, बॉटम और सेंटर की पोजीशन है। सबसे अब हम इसको तफसील में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो है फ्री लर्निंग पहले सेल में, ये है बॉटम में और है भी लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो 4 खाने हैं, 3 हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर है वो है टॉप अलाइनमेंट, फिर है मिडल अलाइनमेंट, फिर है बॉटम अलाइनमेंट, और जो नीचे वाले 3 ऑप्शन हैं उनमें है लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ये जो हमने 3 कॉलम्स लिखे हुए हैं डी, जी और जे, इनमें जो टेक्स्ट है वो भी इसी तरह से अलाइन किया गया है। सबसे पहले D4 कॉलम में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए टॉप पे बॉटम में रखा गया है। लेफ़्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके हमने उसको बॉटम में रखा है। जो दूसरा है वो है फ्री लर्निंग, लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है और हमने उसको रखा हुआ कहाँ पे है, मिडल में। जो उसके बाद है D9 में वो टेक्स्ट है लेफ़्ट अलाइनमेंट और हमने उसको रखा हुआ है टॉप पे, टॉप लेफ़्ट अलाइनमेंट। अब हम आ जाते हैं जी कॉलम में। तो जी कॉलम में जो G4 में टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उसको हमने लेफ़्ट अलाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। अब हम आ गए सेंटर अलाइनमेंट में। सेंटर अलाइनमेंट में हमने देखा G4 में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर अलाइंड है, लेकिन पड़ा हुआ कहाँ पे है, बॉटम में। तो ये सेंटर बॉटम अलाइनमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेंटर अलाइनमेंट का दूसरा ऑप्शन, सेंटर मिडल अलाइनमेंट, सेंटर और मिडल अलाइनमेंट। जो इससे नेक्स्ट वाला है वो है सेंटर टॉप अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट सेंटर में भी अलाइंड है और पड़ा हुआ कहाँ पे है, टॉप पे है। उसके बाद हम आ जाते हैं जे कॉलम में। J4 में जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमने राइट अलाइन किया हुआ है और रखा हुआ है टेक्स्ट को बॉटम में। तो ये है राइट बॉटम, बॉटम राइट में टेक्स्ट अलाइंड है। उसके बाद आ जाते हैं हम J6 में, जहाँ पे जो हमने टेक्स्ट रखा हुआ है उसको अलाइन किया हुआ है लेफ़्ट में, राइट में अलाइन करते हुए हमने उसको सेंटर में रखा हुआ है। तो ये राइट मिडल अलाइंड है, राइट मिडल में रखा हुआ है। और लास्ट में आ जाते हैं तो वो है टेक्स्ट राइट अलाइंड है और हमने उसको रखा हुआ है टॉप पे। तो ये टॉप राइट अलाइनमेंट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। ये भी अलाइनमेंट का ही हिस्सा है, अलाइनमेंट टूल्स बार का हिस्सा है। रैप टेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, देखें हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम, फादर नेम, रोल नंबर और परमानेंट एड्रेस। हमने इनको मुख्तलिफ सेल्स में लिखा है। देखें नेम जो है वो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, फादर नेम में NA के बाद जो बाकी टेक्स्ट है वो छुपा हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद रोल नंबर पूरा दिखाई दे रहा है और जी कॉलम में जो G6 में एड्रेस लिखा है, जी कॉलम में जो हमने लिखा है G6 सेल में परमानेंट एड्रेस, वो देखते हैं तो वो क्या है कि G और H दोनों सेल्स में। अब हम G6 सेल में आते हैं तो वहाँ पे हमने लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस को देखें तो ये लंबा टेक्स्ट होने की वजह से H कॉलम में भी दाखिल हो गया है। तो अब इस मसले का हल क्या है। अब अगर हम फादर नेम में E सेल की जो विड्थ है उसको बढ़ाएंगे तो पूरा फादर नेम तो शो हो जाएगा, लेकिन पूरे कॉलम में जो सेल्स का साइज़ है पूरा कॉलम, वो उसकी जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम पूरे कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करना चाहते, बस जिसमें टेक्स्ट मौजूद है, जिस सेल में ज़्यादा टेक्स्ट है या लेंथी टेक्स्ट है, उसकी हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि वो टेक्स्ट भी पूरा दिखे और
कॉलम की जो विड्थ है वो भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है उसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट को लपेट के एक ही सेल में हम समा देते हैं। देखिए इसी टेक्स्ट को जब हमने दूसरी बार लिखा और फिर हमने रैप टेक्स्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया, तो फिर देखें ये किस तरह दिखाई दे रहा है। नेम, फादर नेम, रोल नंबर और परमानेंट एड्रेस। देखिए सेल की विड्थ को चेंज किए बगैर, सेल की विड्थ को चेंज किए बगैर जो सेल में कंटेंट था, जो भी टेक्स्ट था, उसको उसने एडजस्ट कर दिया। सेल की विड्थ को चेंज किए बगैर टेक्स्ट को एडजस्ट किस तरह किया गया है। टेक्स्ट को लिख के जब हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और रैप टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं मर्ज एंड सेंटर। लास्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर का। ये क्या है? देखें दोस्तों, हमने टेक्स्ट लिखा है फ्री लर्निंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब एक लेंथी टेक्स्ट हो, हम सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, पूरे कॉलम में जितने भी सेल्स होते हैं पूरे कॉलम में, उन सब का साइज़ या जो विड्थ होती है वो चेंज हो जाती है। बाज़ औक़ात हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम एक हेडिंग देना चाहते हैं और हेडिंग के नीचे जो सेल्स होते हैं हम उनको भी उन पर भी हम इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहते। हम किसी सेल की जो विड्थ है उसको चेंज किए बगैर हम उसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीक़ाकार है मर्ज एंड सेंटर का। उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, आप सिलेक्ट करते हैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें देखें हमने G, H, I और J कॉलम्स के कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया है। सेल्स को सिलेक्ट करके जब हम मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जब मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो जितने सेल्स हमने सिलेक्ट किए होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं एक ही सेल के अंदर और वो बन जाता है सिंगल सेल। जिस तरह इधर देखिए, हमने कुछ सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर हमने उनको मर्ज एंड सेंटर किया तो वो सेल्स क्या हो गए, मर्ज हो गए, एक सिंगल सेल बन गया। अब इससे क्या हुआ, हमारा फ़ायदा ये हुआ कि उस कॉलम में जितने भी सेल्स थे उनकी विड्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। हम लास्ट में देखते हैं वर्कशीट। जो वर्कशीट होती है, हम उसके ऑप्शंस क्या होते हैं। न्यू वर्कशीट भी हम किस तरह ले सकते हैं, एक वर्कशीट को किस तरह डिलीट कर सकते हैं, और बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें हम देख रहे हैं। सबसे पहले है इंसर्ट का और डिलीट का। इंसर्ट से आप न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट से आप एक वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है रीनेम करने का। हम मुख्तलिफ वर्कशीट्स, जब हम मुख्तलिफ वर्कशीट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम हर एक वर्कशीट का नेम मुख्तलिफ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है रीनेम का। जिस तरह हमने पहली वर्कशीट का नाम चेंज करके फ्री लर्निंग लिखा हुआ है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस भी हैं जिनमें टैब का कलर है, हाइड करना और सारी शीट्स को सिलेक्ट करना है। शुक्रिया।